क्रिकेट के मैदान की तालियों से लेकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी और फिर सलाखों के पीछे इमरान खान की कहानी बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगती है। आज के इस विश्लेषण में हम उनके जीवन के इसी असाधारण, बहुआयामी और काफी हद तक ध्रुवीकृत 50 साल के सफर को डिकोड करने जा रहे हैं। एक राजनेता को पूरी तरह समझने के लिए उस खिलाड़ी को समझना बहुत जरूरी है जिसने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। उनके खेल के आंकड़े खुद गवाही देते हैं। 88 टेस्ट में 3,800 से ज्यादा रन और 362 विकेट और 175 वनडे मैचों में भी कुछ ऐसा ही शानदार प्रदर्शन। इतिहास में ऐसे गिने चुने ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3,000 रन और 300 टेस्ट विकेट का वो जादुई ऑलराउंडर ट्रिपल हासिल किया हो। पिच पर उनका खौफ ऐसा था कि दिग्गज बल्लेबाज भी उनका सामना करने से पहले 2 बार सोचते थे। लेकिन उनके खेल करियर का सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक पल आया साल 1992 में, जब उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। ये महज एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक पूरे देश के लिए गर्व का एक ऐसा लम्हा था जिसने इमरान खान को निर्विवाद रूप से एक नेशनल हीरो बना दिया। उस फाइनल मैच के दौरान उनका एक भाषण आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अपनी टीम से कहा था कि उन्हें घिरे हुए बागों की तरह खेलना है, नो बॉल और वाइड की चिंता छोड़कर बस मैदान में जाकर लड़ना है। और मजेदार बात यह है कि हार न मानने की यही जुझारू भावना दशकों बाद उनकी राजनीति का भी एक अहम हिस्सा बन गई। कैंसर की वजह से अपनी मां को खोने के गहरे दुख को उन्होंने एक बड़े मकसद में बदल दिया। साल 1994 में उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल की नींव रखी। आम जनता के चंदे से बना यह अस्पताल आज भी लगभग 70% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। इस एक कदम ने उन्हें क्रिकेट से कहीं आगे ले जाकर एक जननायक के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन राजनीति में उनकी शुरुआत इतनी धमाकेदार नहीं थी। 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई बनाने के बाद उनके शुरुआती कदम बेहद धीमे रहे। 1997 का चुनाव वो हार गए और 2002 में भी पूरी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली। वो सालों तक स्थापित पार्टियों से गठबंधन करने से इनकार करते रहे और राजनीति के हाशिए पर अकेले ही संघर्ष करते रहे। यह समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये भारी व्यक्ति धीरे धीरे देश का सबसे लोकप्रिय और लोकलुभावन नेता बन गया। उनके व्यक्तित्व में जो बदलाव आया वो हैरान करने वाला है। 1980 के दशक में लंदन के टैब्लॉइड्स में उनकी छवि एक एलीट प्लेबॉय की हुआ करती थी, लेकिन राजनीति में उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया, एक ऐसे भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में जो एक इस्लामिक कल्याणकारी राज्य की वकालत करता है। ये विरोधाभास उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि वो पश्चिमी दुनिया को भी समझते थे और पारंपरिक इस्लामी मूल्यों की भी बात करते थे। लगातार भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों और विशाल रैलियों ने जनता का दिल जीत लिया। 2011 में लाहौर की रैली एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, जिसे उन्होंने सुनामी का नाम दिया। 2014 में 126 दिन का धरना हो या 2016 में पनामा पेपर्स के बाद का अभियान, 2018 आते आते वो इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने एक साथ 5 सीटों से चुनाव लड़ा और 5 पर जीत दर्ज की। हालांकि आलोचक और विपक्षी दल अक्सर ये आरोप लगाते रहे कि उनके इस उदय के पीछे सेना का हाथ था, लेकिन सेना और इमरान खान दोनों ने ही इन दावों को हमेशा सिरे से खारिज किया है। चलिए अब बात करते हैं चौथे दौर की, 4.0, प्रधानमंत्री के रूप में वर्ष, शासन और संकट। 2018 में चुनाव जीतने और गठबंधन सरकार बनाने के बाद आखिर हुआ क्या? घरेलू मोर्चे पर उन्होंने कई बड़े कदम उठाए। एहसास कार्यक्रम के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा कम आय वाले नागरिकों को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई गई। कोविड महामारी के दौरान पूरे देश को बंद करने के बजाय उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की नीति अपनाई ताकि नाजुक अर्थव्यवस्था बची रहे। इसके अलावा 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में भी उनकी सरकार ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन विदेश नीति के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और विवादास्पद क्षण तब आया जब फरवरी 2022 में वो ऊर्जा समझौतों पर चर्चा करने मॉस्को पहुंच गए, और वो भी ठीक उसी दिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। पश्चिमी देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की, हालांकि इमरान खान का यही तर्क था कि ये दौरा पहले से तय था और पाकिस्तान अपनी भू राजनीतिक तटस्थता पर पूरी तरह से कायम है। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और इसी के साथ वो पाकिस्तान के इतिहास में इस तरह कानूनी रूप से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। विपक्ष ने इसके पीछे भारी आर्थिक कुप्रबंधन का हवाला दिया, लेकिन इमरान खान का दावा कुछ और ही था।
उन्होंने साइफर नाम के एक गोपनीय दस्तावेज का जिक्र किया और आरोप लगाया कि उन्हें हटाने के पीछे अमेरिका और पाकिस्तानी सेना की साजिश है। एक ऐसा आरोप जिसे वॉशिंगटन और पाकिस्तानी सेना दोनों ने ही पूरी तरह से गलत बताया। इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। अप्रैल 2022 में बेदखली, फिर नवंबर में उन पर एक जानलेवा हमला जिसमें उन्हें गोली लगी, फिर अगस्त 2023 में नाटकीय गिरफ्तारी और उसके बाद 2024 में एक के बाद एक कई मामलों में सजा। घटनाओं की ये रफ्तार सच में अभूतपूर्व है। उन पर 180 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इनमें तोशाखाना मामले में सरकारी तोहफों की जानकारी छिपाने का आरोप, साइफर केस में खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप और अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। यहां तक कि उनकी शादी की वैधता पर भी सवाल उठाए गए, जिसे बाद में अदालत ने खारिज कर दिया। इमरान खान का कहना है कि यह सब उन्हें राजनीति से दूर रखने की साजिश है, जबकि सरकार और सेना इसे सिर्फ एक कानूनी जवाबदेही की प्रक्रिया बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो अभी बाकी है। जेल में बंद होने, चुनाव लड़ने पर रोक होने और मीडिया में पूरी तरह बैन होने के बावजूद 2024 के आम चुनाव में उनकी पार्टी द्वारा समर्थित 90 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। इसमें उनके उस AI जनरेटेड संदेश का बहुत बड़ा हाथ था जो उन्होंने जेल से ही जारी किया था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। एक विश्व स्तर का खेल चैंपियन जिसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया हो और जो इस वक्त एकांत कारावास में हो, वो आज भी निर्विवाद रूप से एक पूरे देश की राजनीतिक दिशा को कैसे तय कर रहा है? क्रिकेट की पिच से लेकर जेल की सलाखों तक की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और यकीनन ये आने वाले लंबे समय तक दुनिया को सोचने पर मजबूर करती रहेगी।